की होगी। उपचुनाव मिल्कीपुर में है तो वहां की मिल्कियत किसकी होगी। हमारी महा कवरेज जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से मतदान प्रतिशत आ गया है सुबह 9 बजे तक का 8.10% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली में। अब हालांकि सर्दियां हैं, हल्की सर्दियां हैं। सुबह की शुरुआत बहुत फास्ट तो नहीं लग रही है, थोड़ी सुस्ती है। नई दिल्ली में 6% का हम जिक्र करेंगे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10.70%, और शाहदरा में 8.92%, साउथ दिल्ली में 8.43%, मिल्कीपुर में 9 बजे तक 13.34%। यहाँ पे फिर भी अच्छा है मतदान प्रतिशत। बाई इलेक्शन में माना जाता है कि बहुत ज्यादा उस तरह की तेजी नहीं रहती, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी कुछ अलग सा नजर आ रहा है। चुनाव मिल्कीपुर का बहुत महत्वपूर्ण, न सिर्फ साख और प्रतिष्ठा से इसे जोड़कर देखा जा रहा है, दरअसल ये संदेश देने का भी चुनाव है, जिसमें कोशिश होगी कि बेहतरीन तरीके से लड़ा जाए चुनाव, संदेश दिया जाए। और बहुत सेंसिटिव सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली का भी जिक्र कर रहे हैं। नई दिल्ली में 6.51% मतदान हुआ है। नई दिल्ली, जहां से अरविंद केजरीवाल पूर्व सीएम जो है मैदान में है, तो जबरदस्त फाइट जरूर है, लेकिन हॉट सीट है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स देखिएगा जरा। विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में जो है 8 आप एक अगर लमसम निकाले तो 9% मतदान हुआ है। मिल्कीपुर का भी हम जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली वाले जो हैं वो बढ़ चढ़कर वोट करें, ये अपील है। साथ ही साथ अपील ये है कि मिल्कीपुर वाले भी बढ़ चढ़कर वोट करें। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मतदान प्रतिशत 9 बजे तक का जो आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो मतदान प्रतिशत आप देख सकते हैं। और तो और महत्वपूर्ण ये कि दिल्ली वाले वोट करें, मिल्कीपुर वाले वोट करें। और दिल्ली में इस बार मुकाबला बहुत जबरदस्त है। माना जा रहा है कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें हम, या फिर हम बात करें आतिशी की जो कि मौजूदा सीएम है, या फिर हम बात करें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। ये जो दिल्ली का कथित शराब घोटाला था, इसने बहुत डेंट किया, और माना जा रहा है कि इससे इन तीनों ही नेताओं की जो है वो सीट जरूर फंसी हुई है। ये जो है, और इन सीटों पर कौन कौन है ग्राफिक्स के जरिए देखिए। प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल सीएम रहे और दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनके बेटे हैं। नई दिल्ली सीट सुपर हॉट सीट है। और जो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अरविंद केजरीवाल इस बार बुरी तरह से फंसे हैं, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। और पलड़ा थोड़ा सा प्रवेश वर्मा का ही भारी है, ये मानकर चलिए आप। कालकाजी सीट, आतिशी यहां से लंबे समय से नुमाइंदगी कर रही हैं, लेकिन इस बार फंस गई हैं। सामने रमेश बिधूड़ी है। रमेश बिधूड़ी के बयान लगातार चर्चा में रहे हो, लेकिन दक्षिणी दिल्ली में रमेश बिधूड़ी का वोट बैंक बहुत सॉलिड है, यह आप मानकर चलिए, ऐसा माना भी जाता है। और सांसद रहे हैं, भले ही टिकट कटी नहीं थी, एडजस्ट हुई थी कि विधानसभा में आ पाएंगे। जंगपुरा, मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम, सीट बदल दी। पटपड़गंज बहुत मुश्किल से जीते थे, ऐसा लगा था शाम होते होते खबर आएगी कि मनीष सिसोदिया हार गए, लेकिन जीत गए। इस बार सीट बदल दी। अब सीट बदली, जो भी पार्टी का इंटरनली सर्वे होगा, जो कैलकुलेशन होगी, और अवध ओझा जो कि एक टीचर हैं, उनको वहां से मैदान में उतारा पटपड़गंज से। लेकिन मनीष सिसोदिया की सीट बदलने से जो मैसेज गया वो ये कि शायद पहले ही थोड़ा सा डर गए हैं। ये हम नहीं कह रहे, पॉलिटिकल गलियारों में जो चर्चा होती है। उसके बाद पटपड़गंज का जिक्र जैसे मैंने किया, अवध ओझा हैं, उनके सामने भी दूसरे नेता, लेकिन अवध ओझा की सीट भी माना जा रहा है फंसी हुई है, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे, उनके लिए जीतना मुश्किल था। और इसका एनालिसिस जो है आप बाई इलेक्शन, एमसीडी इलेक्शन से भी करेंगे, जहां पर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। ओखला की सीट हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों प्रत्याशी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अमानतुल्लाह खान, माना जाता है कि आराम से सीट निकाल लेंगे, लेकिन इतना आराम से भी नहीं, क्योंकि विवादों से ऐसा नाता हुआ कि बड़े सारे किंतु परंतु जुड़ गए हैं अमानतुल्लाह खान के साथ भी। वो अलग बात है कि भ्रष्टाचार मुद्दा बनता है या नहीं बनता है, इस पर जरूर इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली वाले क्या इसको लेके वोट करते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी रेवड़ियों का जिक्र करती है, दूसरी जनकल्याणकारी नीतियों का जिक्र करती है। अब दोनों की परिभाषाएं वो अपने हिसाब से जरूर डिसाइड करती हैं, बताती हैं। तो किसने क्या दिया दिल्ली वालों को, उस पर तो हम बात करेंगे ही। वायदों में जमीन पर कितना काम हुआ वो तो बात होती है। करोल बाग सुपर हॉट सीट है, गढ़ मानी जाती थी आम आदमी पार्टी का। यहां से जो प्रत्याशी मैदान में है, दुष्यंत गौतम बीजेपी के बड़े नेता हैं। उसके बाद राहुल धानक, और फिर उधर विशेष जो हैं अब क्या करते हैं
अपनी सीट बचाएंगे नहीं बचाएंगे। बिजवासन हॉट सीट है जिसकी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। ये सुपर हॉट सीट जो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए में आपको दिखा रहे हैं, मुकाबला किसके बीच में है। बिजवासन का हमने जिक्र किया, देवेंद्र का हम जिक्र करेंगे, सुरेंद्र भारद्वाज टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो मुकाबला सुपर हॉट सीट्स आपको हम लगातार बता रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम बात करें, मालवीय नगर दक्षिणी दिल्ली की सुपर हॉट सीट, जहां से प्रत्याशी आप देख रहे हैं सतीश उपाध्याय, बड़े नेता हैं और परिवार लंबे समय से पॉलिटिक्स में रहा है, वो मैदान में है और माना जा रहा है कि बीजेपी इस सीट पर थोड़ा सा स्ट्रांग है। अगर आप इस बार के चुनाव को समझेंगे, बल्ली मारान जो दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 7 मुस्लिम बाहुल सीट आती है, उसमें से एक बल्ली मारान भी है। तो यहां पर इमरान हुसैन आप देख रहे हैं, हारून यूसुफ, कांग्रेस की जब सरकार थी, मंत्रालय था हारून यूसुफ के पास, एक अलग ही जो है स्थिति थी, अलग ही एक पॉलिटिकली रुतबा जिसे कहते हैं वो था। लेकिन कांग्रेस क्या गई, नेताओं ने आपस में इतना सिर फुटअव्वल किया कि बिखरी बिखरी कांग्रेस इस बार भी नजर आई। मुस्तफाबाद भी उसी 7 सीटों में से एक, जिसमें से आदिल जो है, आदिल खान कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में है। बहुत करीबी माने जाते हैं सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं उनके, और काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिली है। और अली मेहंदी कांग्रेस की तरफ से है। अली मेहंदी दिल्ली के मुद्दों पर कई बार थोड़े एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन वो कभी कभी सिचुएशनली ही, तो ये भी आप समझिए। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश, सौरभ भारद्वाज का हम जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्रियों की जब आप लिस्ट देखेंगे तो सौरभ भारद्वाज एक ऐसे नेता हैं जिन पर उस तरह के आरोप नहीं लगे। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटालों को लेकर जरूर आरोप लगे, और इस बार जो है अपनी सीट बचा पाते हैं नहीं, वो आपके सामने जरूर नतीजे आएंगे तो हम आपको बताएंगे। करावल नगर भी हॉट सीट है, कपिल मिश्रा मैदान में है। कपिल मिश्रा को कौन नहीं जानता, कभी आप ही का हिस्सा थे, इतने दूर हुए कि वापस नहीं आए, और ऐसा दूर हुए कि जिस तरह के बयान देते हैं बवाल करते हैं। तो खैर, अब जनता इनको वोट देती है नहीं, वो जनता तय करेगी। तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। तो नई दिल्ली सीट से लेकर सुपर हॉट सीट, दिल्ली की जो 20 बड़ी हॉट सीट्स हैं जिन पर नजर रहने वाली है, वो हमने आपको बाकायदा बता दी। किस किस के बीच में मुकाबला है वो भी हमने आपको दिखाया, बताया। संदीप दीक्षित लगातार अपनी मां स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का नाम लेते हैं, उनके शासन का जिक्र करते हैं। 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में सरकार चलाई और जिस डेवलपमेंट की बात होती है, जिस दिल्ली मॉडल की बात होती है, वो बार बार रखते हैं कि उन्होंने बेहतरीन काम किया और दिल्ली वाले उनके किए हुए कामों को याद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली वाले वोट क्यों नहीं कर रहे हैं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा शंकर जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चंचल कुमार जी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। चंचल जी, आपसे शुरू कर लेती हूँ। मिल्कीपुर में क्या लगता है कि दे पाएंगे जख्म, जो अयोध्या वाला जख्म दिया था आप लोगों ने बीजेपी को, बड़ा गहरा है? देखिए, निश्चित तौर से समाजवादी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं, और हमारा इंडिया अलायंस मतलब यूपी में हम लोग बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, उनके अंदर इतनी घबराहट है, न जाने कितनी रैलियां 7-7, 8-8, 9-9 बार जा चुके होंगे। अब सोचो कि जो पार्टी मिल्कीपुर में चुनाव कराने से घबरा रही थी, एक साथ चुनाव नहीं कराया। तो दूसरी बात कि इन्होंने इतने सारे अपने प्रोग्राम्स वहां पे किए, इतने सारे नेताओं को सबको लगा रखा है, लेकिन फिर भी बीजेपी के लोग कम से कम 50,000 वोट से चुनाव हारने जा रहे हैं। दूसरी बात जो मेन है, आपने देखा होगा सुबह से इनकी बेईमानी भी जारी है। एन केन पकड़े नहीं चाहते हैं कि हम किसी तरीके से ये सीट जीतने का सोच रहे हैं, लेकिन जनता पूरी तरीके से मुस्तैद है। और हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता लगातार मजबूती के साथ बूथ पर एकदम चाक चौबंद हैं, एकदम सतर्क हैं, और इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, पूरे देश में अगर हम बात करें, तो बीजेपी के लोग जो आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे जो इन्होंने जो है वोट की राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति खेलने का काम करते हैं। और आज सबसे बड़ा जो सवाल है, महाकुंभ से लेकर के अयोध्या से जनता इनको सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से जो है तैयार है। क्योंकि आपने देखा होगा अयोध्या में जिस तरीके से वहाँ पे महाकुंभ में जिस तरीके से अव्यवस्था विपक्ष लगातार उठा रहा सवाल, और बीजेपी के लोग जो भी सवाल उठा रहे थे उनके खिलाफ इन्होंने सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी का नया प्रोपेगेंडा चलाने का भी काम किया। लेकिन जनता पूरी तरीके से समझदारी तरीके से इन्होंने निर्णय लिया
कि नहीं बीजेपी के लोग जो है केवल और केवल जो है जुमलेबाजी झांसेबाजी के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। एक चीज बताइएगा, आपने कहा कि अभी से ही प्रशासनिक दुरुपयोग का आपने जिक्र कर दिया, अभी से सुबह तो अभी तो शुरुआत हुई है सर, कुछ घंटे हुए हैं, क्यों लग रहा है? मैडम कुछ घंटे हुए हैं, बाकायदा अगर आप हमारे समाजवादी पार्टी के हैंडल को देखेंगे तो लगातार, और आपके चैनल के माध्यम से भी लगातार जो है सूचनाएं जो है हम लोग लगातार शेयर कर रहे हैं कि कहां कहां पे गड़बड़ी कर रहे हैं बीजेपी के लोग, कहां कहां पे बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, कहां कहां पे बेईमानी और ठगी करने का काम कर रहे हैं, वो सब कुछ हम लोग जो है उजागर करने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला ना कि ये मुख्यमंत्री योगी जी मेरा ख्याल है शायद 7 से 8 बार उन्होंने अयोध्या के मिल्कीपुर का इन्होंने चक्कर लगाया है। अब आप कल्पना कर लो कि मुख्यमंत्री को एक सीट पे 8-8, 9-9 बार जाने पड़ जाए। ये तो बीजेपी का स्टाइल है सर। नहीं सर, सुनिए एक सेकेंड, सुनिए, ये स्ट्रैटेजी होती है, चुनाव मतलब चुनाव। और अगर आप इस बात से हैरान होते हैं तो बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि बीजेपी जिस अंदाज में इलेक्शन लड़ती है सभी जानते हैं। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों जब चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के एक नेता से फोन पर बात की थी, हिमाचल के, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। एक बार मैं जवाब ले लेती हूँ, कुछ और मेहमान हमारे साथ हैं। ओपी सिंह जी हैं बीजेपी की तरफ से, और आम आदमी पार्टी की तरफ से वंशराज दुबे जी भी हैं। ओपी सिंह जी आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि चंचल जी कह रहे हैं कि क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार आ रहे हैं तो ये संदेश है कि भाई सीट फंस गई है। जी नहीं, जीनत जी बिल्कुल सही कहा। चंचल जी बहुत ही अच्छे प्रवक्ता है और जानकार भी है, और ज्योतिष शास्त्र जरूर इनको आते हैं। आपने देखा होगा जीनत जी 23 नवंबर 2024 को 12 बजे दिन तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गला फाड़ रहे थे। क्या फाड़ रहे थे? 9 की 9 सीटें हम जीत रहे, और क्या कह रहे थे? 27 के 27, और क्या कह रहे थे? 2027 का सेमीफाइनल। वो सब सपना तो चकनाचूर हो गया। इनको पता नहीं है कि जनता क्या चाहती और क्या है। दूसरी बात, मैं ये देख रहा हूं, अभी तक हमको भी पता नहीं था जीनत जी की, पता नहीं मिल्कीपुर में क्या होगा, वो तो जनता जो है ना उसको तय करती है। लेकिन कल से जो समाजवादी पार्टी को मैं जो रवैया देख रहा हूं, इससे मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मिल्कीपुर का चुनाव हम भारी मतों से जीत चुके। पूछिए क्यों? वो इसलिए कि जब इनको हारना होता है उसकी पेशबंदी शुरू कर देते। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि चंचल जी अभी तो 9 बजे तक वोट पड़ रहा, सब कुछ शांतिपूर्वक पड़ रहा, लेकिन ये पेशबंदी क्या कर रहे हैं कि नहीं, वो जबरदस्ती वोट पड़ रहा है, और वो हमारे देखिए नेता ट्विटर पर बराबर जो है सतर्क कर रहे हैं। तो ये इनकी पेशबंदी है जो हर चुनाव के हारने का इनका शुभ संकेत होता है। ये मिल्कीपुर में चुनाव है। दूसरी बात, इन्होंने आपने देखा होगा कि जो 9 विधानसभा के जो 9 उपचुनाव हो रहे थे उसमें इन्होंने पीडीए का नारा लगाया था, बहुत तगड़ा, आज भी लगाते हैं, खैर इनका अपना नारा है, कभी एमवाई का नारा, कभी पीडीए का नारा। इन नारों का मतलब ही केवल होता है जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण। इस नारे का और कोई मतलब नहीं होता। अगर ओपी सिंह जी सुनिए ओपी सिंह जी, इनके नारे का मतलब जो भी है, आपको भी तो पासी कैंडिडेट तो आना पड़ा, तो जातिवाद और इसकी बातें आप कैसे कर सकते हैं? इसकी बातें कैसे कर सकते हैं? आपने कैंडिडेट जो उतारा है कुछ तो सियासी गणित बिठाया होगा ना, नंबर्स बिठाए होंगे ना। जी 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 बिल्कुल सही कहा जीनत जी, आपका सवाल बिल्कुल लायक है। हमने कैंडिडेट उतारा, कैंडिडेट का मतलब कार्यकर्ता उतारा। हमने जो है पिता की छाती को पुत्र को नहीं सौंपा है, कार्यकर्ताओं का सम्मान किया हो। और वहां क्या हुआ आपने देखा, जो उपचुनाव हुए उसमें से अधिकांश 9 में से जो है 5 सीटें किसको मिली? किसी की बीवी को, किसी की पत्नी को, किसी के भाई को, किसी के भतीजे को। और मिल्कीपुर में क्या हुआ? अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद और चंद्रभानु पासवान कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता है। तो हमारे और उनके में अंतर है। अब सर बहस इस, अब देखिए पता है क्या होता है, हाँ 10 सेकंड जवाब ले लूंगी। बीजेपी को अपने परिवारवाद की डेफिनेशन देनी होगी, वरना धूमिल साहब की फैमिली या राजनाथ सिंह जी की फैमिली और ना जाने कितनी फैमिली पे बात हो जाएगी। शॉर्ट में एक बार रिप्लाई ले लीजिए, शॉर्ट में, बाकी मेहमान। ओपी सिंह जी सुनिए, अच्छा एक मिनट बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ मैंने जरूर कहा, ये भी आपका सवाल लाजमी है और विपक्षी पार्टी सवाल को उठाती है, जनता भी इसको पूछ सकती है। लेकिन ये भी जनता पूछ सकती है कि परिवारवाद की परिभाषा क्या यही होती है कि समाजवादी पार्टी की 1992 में स्थापना हुआ और 32 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हुआ? पिता फिर पुत्र। मुख्यमंत्री कौन हुआ? पिता फिर पुत्र।
क्या हमारे पार्टी में भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, ठीक मुख्यमंत्री का बेटा, है, मैं जवाब जल्दी से, मुख्यमंत्री हुआ, अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री का ठीक बेटा, है, प्रधानमंत्री ठीक है, का शॉर्ट में, हाँ, ये राजनाथ सिंह का अच्छा, बेटा अगर ठीक है, ठीक है, ठीक तो है, वो अपराध है। अभी पूरा और ये दिन है बात सर, कुछ जो पूरा दिन है, सुनिए बख्शी सुनिए, साहब पूरा का दिन है। समाजवादी पार्टी में कोई नेता पैदा नहीं हुआ अच्छा तो क्या? अच्छा, की ओपी बातें सिंह जी सुनते कम ही पूरा हैं। दिन है, नहीं सुनेंगे, देखिए, सब सुनेंगे, सब नहीं, बोलेंगे, आप लोगों का प्रोग्राम है, जी, शॉर्ट में जल्दी से। देखिए बीजेपी के लोगों का जो है परिवारवाद का जो है, परिवार की डेफिनेशन इनको नहीं पता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि बीजेपी में जितने भी टॉप लीडरशिप है, जितने भी नेता हैं पूरे देश में बीजेपी के, जिनके बच्चे हैं वो सब के सब राजनीति में हैं। ओपी सिंह, आप ध्यान रखना, जिनके बच्चे ही नहीं है राजनीति में कहां से आएंगे? जितने भी नेता हैं, ये थोड़ा ऑफेंसिव कमेंट, अब जिनके बच्चे नहीं वो, मैं बोल रहा हूं मैडम सुनिए, मैंने बोला ना, एक मिनट, मैंने पूरी बात आने दी, मैंने पूरी बात आने दी। मैंने कहा जिनके भी बच्चे हैं वो सबके सब राजनीति में हैं और तीसरी पीढ़ी में राजनीति में। आपको याद होगा श्रद्धेय कल्याण सिंह के पुत्र पौत्र भी राजनीति में, राजनाथ सिंह के पुत्र भी राजनीति में, और मतलब बड़ी लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन जिसके बच्चे कहां से आएंगे? मैंने ये सवाल किया। सुनिए दूसरी बात सुन लो भैया, अब देखो ओपी सिंह जी देखिए, सुनिए, बड़का झूठा पार्टी के बड़का प्रवक्ता, सुनिए गलत बात है, देखो आप बीच में बोल रहे हैं, अरे पूरा जवाब तो ले लो। ओपी सिंह जी आप बराबर मुझसे जो है धकियाए जाते हो डिबेट में। अरे सर क्या यूज कर रहे हैं? गलत बात है, सुनिए ना, क्या वर्ड हमेशा, अरे भाई एक तो हमेशा बोलते हैं, सुनिए ना, दूसरा चंचल, अरे सुन तो लीजिए, बहुत सारे प्रवक्ता बीजेपी के लोग जो है चंचल समाजवादी पार्टी रहते। सुनिए मेरी बात को पहले, लास्ट में याद भैया, और आप 10 सेकंड, नहीं ठीक है, आप दोनों ही शांत हो 10 सेकंड मुझे बोला बोलने दोनों हो गया। इन्होंने जाति की बात की, उसका जवाब ले लीजिए बहुत शॉर्ट में। नहीं, जाति का मैं बता दूं, बीजेपी का सत्तारूढ़ का विधायक वर्मा जी, योगेश वर्मा, लखीमपुर खीरी का, मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति और हमारे प्रवक्ता का सजाती व्यक्ति लतियाया पब्लिक प्लेस पे, और बीजेपी के लोगों ने जो लतियाया उसका सम्मान समारोह कराया, और बेचारा विधायक 8 दिन तक दर दर भटकता रहा अपनी एफआईआर लिखाने के लिए। ठीक है, मैं बात, नहीं प्लीज, हो गया, विधायक था वो, एक मिनट, उसको न्याय नहीं मिला। ठीक है, उस व्यक्ति ने कहा मैं सदन में क्या मुंह लेके जाऊंगा कि मुझे लतियाया गया, मुझे न्याय नहीं मिला, क्या चेहरा दिखाऊंगा सदन में? इसलिए उस शीतकालीन सत्र उसने अटेंड भी नहीं किया। मैडम, ये बीजेपी का चेहरा है, जातिवादी चेहरा है। क्या बात करोगे ओपी सिंह जी? बताओ न्याय दिला पाएंगे बस फर्जी बातें ना करो। ओपी सिंह जी बताओ, उस बेचारे विधायक को न्याय मिला क्या जो पब्लिक प्लेस पर लतियाया गया? क्योंकि पीडीए समाज का विधायक था, वही वर्मा समाज के लोग वोट कर रहे हैं आपके मिल्कीपुर में, देख वही तो कर रहा क्योंकि बीजेपी में पिछड़े समाज के जितने नेता हैं किसी की हैसियत नहीं है, पिछड़ों के अधिकार के ऊपर कुछ बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल सकते। मुलायम सिंह यादव न्याय के भी जिस दिन बोलते हैं उनको जो है हटा दिया जाता है। वो बेटा कहलाने के लायक है वो तो। अरे सर ये योगेश वर्मा को लतियाया गया, बात करते हुए क्या बोल पाओगे क्या? अच्छा ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को शामिल को न्याय नहीं मिला, क्या बात करोगे आप? मुलायम सिंह यादव को धक्का मंच पर किसने दिया था? निजी टिप्पणियां नहीं दिखाइए बाकी मेहमानों को, बस ठीक है सर, ठीक है सुनिए आप, एक मिनट मिस्टर सिंह, अच्छा ठीक है, एक मिनट में बाकी लोगों को शामिल कर इतिहास में है। सुनिए, जब निजी टिप्पणी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप, अच्छा सुनिए, ये मैं सबके लिए, एक मिनट सर, ओपी सिंह जी आप सब, एक मिनट आप स्टूडियो में सर, एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट, ये गलत शब्द है, सुनिए अभी, सुनिए मैंने बताया आपको। ठीक है सर, आप अच्छे शब्दों का चयन करके अपनी बात कर सकते हैं। ओपी सिंह जी एक सेकंड, आप लोगों को लोग देख रहे हैं, आप लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर? पैनल में आप सभी सीनियर है, प्लीज मैं सभी को मैं सभी के लिए एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज एक सेकंड, बहुत अच्छा नहीं लगता अगर आप टेलीविजन स्क्रीन पर एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। प्लीज सुनिए, शांत हो जाइए एक मिनट, बाकी मेहमान भी है और लोग भी आपको देख रहे हैं। कंटेंट स्ट्रांग रखिए अपने पास, अपनी रिसर्च रखिए, फैक्ट्स पर बात कीजिए। जब कुछ नहीं होता तो निजी टिप्पणियों पर आ जाते हैं आप लोग। वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। वंशराज जी, पूर्व सीएम, मौजूदा सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, ऐसा कहा जा रहा है इस बार तो फंस गए हैं सीट पे, क्या लग रहा है? जी नमस्कार आपको, और पैनल बैठे हमारे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि कौन फंसा है कौन निकल रहा है ये तो जनता तय करती है, और जनता अपना आज मतदान कर रही है, तो जाहिर सी बात है 8 तारीख को रिजल्ट हम लोग के सामने होगा। हाँ, हम किसी अहंकार में कोई बात नहीं रखते, हम जनता का आशीर्वाद जो भी मिलता है हम उसी पर चलने वाले लोग हैं। हमने कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं की। हमारे नेता ने अभी, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने परसों जो है आप मीडिया के सामने ये बात कही कि भाई हमारी 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं,
दिल्ली की महिलाएं हमको थोड़ा सा आशीर्वाद और दे देंगी तो हम 60+ हो जाएंगे। हमने कभी नहीं कहा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं चिल्लाते हैं कि भाई 400 पार 400 पार 400 पार, तो मुझे लगता है कि ये तो आप अहंकार में ये बातें रखते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आज दिल्ली की जनता दिल्ली के चुनाव में जीनत जी एक तरफ जहां गालीबाजों को, गुंडों को हराने के लिए वोट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो काम करने की राजनीति है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको जिताने के लिए वोट कर रही है। क्योंकि जीनत आपको पता है कि दिल्ली एक शांतिप्रिय प्रदेश है, वहां पढ़े लिखे अच्छे लोग रहते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग जाकर दिल्ली में रहते हैं। और आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है जीनत, आप जानती हैं, ना वो किसी जाति विशेष की है, ना किसी धर्म विशेष की है, ना हम अगड़े की राजनीति करते हैं, ना हम पिछड़े की राजनीति करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हमारे मुद्दे चाहे वह बिजली को हो, पानी के हो, शिक्षा को हो, स्वास्थ्य के हो, या और जो तमाम योजनाएं अरविंद केजरीवाल जी ने घोषित की, जो 5 साल का रोड मैप रखा, तो जाहिर सी बात है उसमें हर वर्ग को फायदा मिलता है। हमने कोई कैद किसी भी वर्ग के ऊपर नहीं लगा रखा है। तो ये दिल्ली की जनता इस बात को बखूबी समझ रही है और उसी पर आज वोट कर रही है, गालीबाजों और गुंडों के खिलाफ और काम करने वाले। सर, जिस दिल्ली की जनता की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपका अपना एक कॉन्फिडेंस है वो होना चाहिए। 67 से 62, 62 से 50, 55 पर आप लोग आ गए हैं, लेकिन एक चीज जो बदली है वो ये बदली है कि दिल्ली वालों ने आपका शासन देखा है। अब जब आप पिछले चुनावों में आते थे तो दिल्ली वाले आपको मौका दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बिजली पानी के मुद्दे पर आपका शासन देखा है और एक दिल्ली का कथित शराब घोटाला भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। कुर्सी गई है सीएम और डिप्टी सीएम की इस पर, तो ये थोड़ा सा चैलेंज करेगा और यही दिल्ली वाले लोकसभा में आपका खाता नहीं खुलने देते। तो आप दिल्ली वाले के मूड को कितना समझे हैं सर? नहीं जीनत, आप इस बात को समझिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि दिल्ली वालों ने हमारे काम को देखा है और दिल्ली वालों ने ये भी देखा कि 2013 में जब हम कहते थे कि भैया हम बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, महिलाओं की बस की यात्रा फ्री करेंगे, यानी हमारी जो तमाम मुफ्त की सेवाएं, रेवड़िया जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती थी, कांग्रेस भी चिल्लाती थी, ये कहते थे अरे तो मुफ्तखोर बना रहे हैं दिल्ली को, दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर बना रहे हैं। आज दिल्ली की जनता ये बात देख रही है कि ये वही दल है जो अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली की जनता को गाली देते थे। आज यही लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया हम भी 2500 देंगे, हम भी ये काम करेंगे। अरे तो भैया जब, अच्छा आप दोनों का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए जीनत, आप देखेंगे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो या भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट है। ये कह रहे हैं जो काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं हम भी वही काम करेंगे। तो दिल्ली की जनता कह रही है भैया जब हमारे पास असली माल है तो हम चाइनीज माल पे क्यों विश्वास करें? तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बेसिक सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं दिल्ली की जनता को 70 सालों मतलब पहले मिल जानी चाहिए थी, वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 12 साल में 10 साल में करके दिखाया और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। हमने 38 फ्लाईओवर बनाकर 580 करोड़ रुपए बचाने का काम किया जीनत, 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाकर लगभग 7 करोड़ लोगों का इलाज करने का काम किया। हमने 24,000 नए क्लासरूम बनाए, हमने न जाने कितने अस्पताल बनाए, 10,000 किलोमीटर। अब आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कितने मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हुए हैं दिल्ली में? नहीं, देखिए जीनत आप इस बात को समझिए ना। मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन क्या ये मुद्दे आपको काम हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक प्रश्न है। जल्दी से बोल लीजिए कि मैं उमाशंकर जी को लाती हूँ। ठीक है, हमारी मोहल्ला क्लिनिक पे, हमारी महिलाओं की बस की यात्रा पे, हमारे स्कूलों पर, हमारे जो बिजली की व्यवस्था है, इन सब पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बारी बारी से अटैक करती रही, लेकिन बार बार जनता ने नहीं अरविंद केजरीवाल जी पर विश्वास जताया। और मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आज दिल्ली की जनता तो ये बात देख रही ना कि अरविंद केजरीवाल जी एक चेहरा है, उनके पास 12 सालों का काम है और 5 साल के लिए रोड मैप है। भाजपा के पास ना कोई चेहरा है ना कोई काम है, कांग्रेस के पास ना कोई चेहरा है ना कोई काम है ना कोई एजेंडा है। तो दिल्ली मैं आपके पास आती हूँ, एक बड़ी खबर आ गई है इस बीच, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। पीएम मोदी प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण आज का उनका कार्यक्रम है। आपका अपना चैनल लगातार जानकारी दे रहा है। त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे पीएम मोदी। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीएम ने स्वागत किया, जैसा कि परंपरा है, नियम है, प्रोटोकॉल है। और हालांकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आज आने वाले हैं, इसको लेकर कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया था बाकायदा। और खबर यह है कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, 10:30 बजे का समय जैसा कि निर्धारित था। प्रयागराज एयरपोर्ट वो पहुंचे हैं, साधु संतों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, त्रिवेणी संगम में स्नान भी करेंगे। और देखने वाले इसे देख रहे हैं क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, मिल्कीपुर में चुनाव है, तो उस नज़र से भी। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो गुप्त नवरात्रि होती है, आज उसकी अष्टमी है और आज के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। बहुत लोग इस विषय में नहीं जानते, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि पीएम मोदी बहुत धार्मिक है तो उन्होंने विशेष तौर पर आज के दिन को चुना है।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में विदेशों से बड़े बड़े मेहमान आए, कई राज्यों के बड़े नेता गए, उपराष्ट्रपति गए, अखिलेश यादव भी गए, चंचल जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, हालांकि वो प्रयाग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं। धीरेन्द्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए मिनट टू मिनट जो प्रोग्राम है वो साझा कर दीजिएगा। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी इस समय महाकुंभ में आ गए हैं और उनकी अगुवाई करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। वो यहाँ पर पहले अरैल आएंगे, डीपीएस में पहले बंगरौली से डीपीएस हेलीपैड पे आएंगे, वहां से फिर वो अरैल आएंगे, अरैल से क्रूज द्वारा वो वीआईपी घाट संगम पर पहुंचेंगे, जहां पर वो गंगा यमुना और अजित सरस्वती के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसके बाद मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। ये 6 साल बाद मौका है कि जब 2019 में जब यहाँ पर कुंभ लगा था, उसमें पीएम मोदी आए थे और उन्होंने संगम में डुबकी लगाई थी। उसके बाद सफाई कर्मियों के पैर धुले थे। अब 6 साल बाद फिर से गंगा स्नान करने के लिए ये पीएम मोदी आ रहे हैं और उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर दी गई हैं। अब अरैल से वो क्रूज द्वारा संगम आएंगे, जहां वीआईपी घाट आरक्षित घाट किया गया है, वहां पर वो डुबकी लगाएंगे। जी, क्या संदेश देने की कोशिश, सवाल ये भी है, मुख्यमंत्री जो है वो भी वहीं पर मौजूद हैं, सियासी नजर से भी देखा जा रहा है पीएम के कार्यक्रम को? देखिए, सियासी नहीं है ये, पूरी तरीके से उनका जो सनातन के प्रति लगातार जिस तरीके से आस्था है वो यहाँ पर आ रहे हैं और सनातन धर्म के चूंकि मानने वाले हैं, इसलिए वो संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके से पिछले दौरे में जिस तरीके से औपचारिक शुरुआत करने के लिए पीएम यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था, उन्होंने संदेश दिया था कि आम जनमानस इस सनातन के सबसे बड़े मेले में जुड़े और तमाम ऐसी परियोजनाओं को उन्होंने शिलान्यास किया था। आज पीएम फिर से प्रयागराज आ रहे हैं और यहाँ पर वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो लेकिन पीएम का कार्यक्रम जिस दिन है उसे सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, ये बात भी सही है। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं प्रयागराज और तस्वीरें वो भी हम आपको दिखाएंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उमा शंकर जी हमारे साथ हैं। उमा शंकर जी, माफी चाहती हूँ, आपको थोड़ा इंतजार कराए। तस्वीरें आ रही हैं आतिशी को, आप देख रहे हैं कालकाजी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में, और जंगपुरा से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी आप देख रहे हैं तस्वीर में। खैर, उमा शंकर जी, मिल्कीपुर में तो ये समाजवादी पार्टी कहती है बिना मांगे आप लोग समर्थन दे रहे हैं, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया, और थोड़ा सा दिल्ली में भी, दिल्ली में सच में जीतने के लिए लड़ रहे हैं कि लड़ने के लिए लड़ रहे हैं कि हाँ हम लड़े थे, कोई था जो लड़ा था? जीनत जी, देखिए, जहाँ तक मिल्कीपुर की बात है, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ है और हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है और पूरी ताकत से, पूरी क्षमता के साथ चुनाव लड़ रही है। आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, सबने मिलकर लगातार डोर टू डोर से लेकर रोड शो से लेकर उन्होंने पब्लिक रैलीज को संबोधित करते हुए दिल्ली की सम्मानित जनता से 15 साल के बाद शीला दीक्षित जी का जो काम था उस पर उन्होंने अपना चुनाव की रणनीति तैयार की और उस पर उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की। पिछले 13 सालों तक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है और इन 13 सालों की समीक्षा दिल्ली की जनता ने किया है और आज उस पर जो परिणाम देने चाहिए, आज दिल्ली की जनता वो अपने निर्णयों पर परिणाम लगा रही है और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो दिल्ली के 1,56,00,000 जनता का जो जनादेश आएगा वो ये बताएगा कि अब काठ की जो हांडी है 2-3 बार चढ़ गई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की है, अब वो चढ़ने वाली नहीं है। इस बार चौथे चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी की समीक्षा हो रही है। इन्होंने पानी की बात की थी, स्वच्छ जल की बात की थी। 44% घरों में दिल्ली के गंदा पानी जा रहा है। इनका जो बहुप्रचारित कार्यक्रम है शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, जिस पर विदेशों से सर्टिफिकेट लाते हैं कि फलाने आए देखे, ढमकाने आए देखे। 40% स्कूलों में शिक्षक नहीं है। ये दिल्ली की जनता इसको देख रही है। यमुना के पोल्यूशन पर, यमुना के गंदे पानी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नूरा कश्ती चली, वो भी पूरे देश की जनता ने देखा। परिणाम क्या है कि जमुना का पानी जहरीला बना हुआ है, वो साफ नहीं हो पाया।
कूड़े की सफाई की बात करके अरविंद केजरीवाल जी आए थे सत्ता में। आज कूड़े का ढेर पूरा दिल्ली में लगा हुआ, वो पहाड़ जैसा दिखता है। अगर जीनत जी आप या आपके दर्शक भी उधर से गुजरते होंगे तो वो बदबूदार सड़क दिल्ली की जनता आज भी उसको झेल रही है। हॉस्पिटल्स बने नहीं, मोहल्ला क्लिनिक, आपने खुद कहा कि मोहल्ले के इनकी जो क्लिनिक है उसमें टेबल पर बकरियां बैठ रही हैं, ज़्यादातर मोहल्ला क्लिनिक खुलते ही नहीं है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी मैं सुन रहा था कि एक नए तरीके की राजनीति लेकर आए थे। बिल्किस बानो के मामले में गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी गए, एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। शाहीन बाग के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था, याद करिए। इन्होंने कहा था कि दिल्ली की पुलिस मुझे मिल जाए तो मैं 24 घंटे में इसको खाली करा दूं। और यही अरविंद केजरीवाल जी ने जाति का भी उदाहरण दिया था कि मैं बनिया बिरादरी से आता हूं, मेरी मैथ बड़ी अच्छी है। तो जाति, धर्म, हर तरीके के जितने हथकंडे, बेटे की कसम से लेके पर्ची लिख के ले लो जी, मैं कसम खाता हूं गुजरात में मेरी सरकार बनेगी, तमाम तरीके के जितने झूठे वादे थे सब केजरीवाल जी ने कसमें खा कर की। और आज दिल्ली की जनता उस पर अपना जनादेश दे रही है। 8 को नतीजे आएंगे तो ये साबित हो जाएगा कि हाँ, दिल्ली की जनता, जैसा बंसराज जी हमारे छोटे भाई हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, तो 13 साल बाद दिल्ली की जनता फिर शीला दीक्षित जी का जो काम था, जो उन्होंने फ्लाईओवर्स बनाए, जो उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, सड़कें बनाई, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया, और कभी भी चाहे वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार उनके कार्यकाल में रही हो या बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कभी कांग्रेस पार्टी की आदरणीय शीला दीक्षित जी ने नूरा कुश्ती का प्रदर्शन करते हुए हमको काम करने नहीं दे रही है केंद्र सरकार जी, ऐसे जुमलों और ऐसे झूठी बातों के सहारे शीला दीक्षित ने कभी उसका सहारा नहीं लिया, विकास का काम किया। और दिल्ली की जनता आज शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि दे रही है। ठीक है उमाशंकर जी, ये देखिए, कुछ बातों को बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में काम हुआ और मैं दिल्ली से ही हूँ, तो मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे को जानती हूँ कि जो शीला दीक्षित जी ने काम किया वो सच में ट्रांसफॉर्म कर दिया दिल्ली को। बताया जाता है दिल्ली को बनाया उन्होंने, हमने देखा जब हम उस समय कॉलेज जाते थे। लेकिन एक बात बताइए आप, मैंने आपको पूरा समय दिया, आपने अपनी बात रखी, क्या संदीप दीक्षित जी अपनी सीट निकाल लेंगे? क्या अलका लांबा अपनी सीट निकाल लेंगी? बिल्कुल। क्या कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी खत्म हो चुकी है? नहीं, गुटबाजी तो है ही नहीं है जी। आपने कहाँ देखा गुटबाजी? संदीप दीक्षित जी अपना चुनाव लड़े हैं। आपने पटपड़गंज की बात की, अनिल चौधरी जी हमारे कांग्रेस पार्टी के अनिल चौधरी जी भी रहे, अब आप और ऐसा पहले एमएलए भी रहे। इलेक्शन जब हुए थे, एमसीडी इलेक्शन जब और हुए थे, एमसीडी इलेक्शन हुए थे, और जो नतीजे, सुनिए तो सही एक मिनट सर, आपने क्योंकि अनिल जी का जिक्र कर दिया तो मैं आपसे जरूर बात कर लेती हूँ। जब चुनाव हुए थे, नतीजे आए थे, तो आपकी कांग्रेस पार्टी के नेता पीछे पड़ गए थे, अनिल चौधरी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो प्रदेश अध्यक्ष के पद से। वो अलग बात है कि बड़े नेताओं ने प्रचार ही नहीं किया था। आपके सामने आम आदमी पार्टी है जो सुपर अटैकिंग मोड में पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी जो है दिल्ली में, उसकी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती, स्पेशली असेंबली में, लेकिन फिर भी आपसे थोड़ा सा पीछे ही रहती है। आप कहाँ हैं सर? कैसे लड़ रहे हैं? सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, घर में लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं? बड़ी खबर बता देती हूँ, इस पर जवाब दीजिएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, वो बता दें। मिल्कीपुर चुनाव में मतदान की तस्वीर उन्होंने पोस्ट कर दी है। अभी सोशल मीडिया की बात हो रही है। चुनाव दरअसल अब सोशल मीडिया पर भी लड़े जाते हैं। अखिलेश यादव काफी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर, और उन्होंने ट्वीट किया है, वो जरूर हम बता दें अपने दर्शकों को। अब से 22 मिनट पहले उन्होंने तस्वीर पोस्ट की, और जो लिखा वो भी बता देते हैं। चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान लें कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। आगे क्या कहते हैं? ये प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ट्वीट दिखा रहे हैं, 22 मिनट पहले का है अखिलेश यादव का। 2 घंटे पहले उन्होंने जरूर किया था कि निर्भीक मतदान ही लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाता है। अपने हक को पाने के लिए आगे आइए और एक एक मत डालकर अपने भविष्य का रास्ता स्वयं बनाइए। मतदान भी, सावधान भी। अलर्ट कर दिया था 2 घंटे पहले, और अब उन्होंने जो ट्वीट किया वो दिखा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा ध्यान दे इस तरफ। चंचल जी, प्रतिक्रिया जल्दी से, किस बात का डर? देखिए, मैंने जैसा कि आपसे पहले जिक्र किया, हाँ। बाकायदा हम लोग जो है बूथ वाइज किस तरीके से बीजेपी ये षड्यंत्र जो रच रही है कि हम किस तरीके से इन पकड़े चुनाव जीतने का काम करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, अयोध्या की जो है और मिल्कीपुर की जो जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है, और लोग
निर्भीक होकर के, तभी तो सारी बातें आ रही हैं। अगर लोग पुलिस का सामना नहीं करते तो सारी बातें क्यों आ पाती। आपने देखा होगा कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, पूरे देश को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक संदेश देने का काम किया कि सामान्य सीट से एक पासी समाज के बेटे को लोकसभा में भेजने का काम किया। आप सोचिए, वहां के लोग और पूरे देश के लोग इस बात को जानते हैं। और ये ऐसा उत्तर प्रदेश में केवल एक सीट पे नहीं था, आपको याद होगा मेरठ की सीट पे भी, सामान्य सीट पर। तो ऐसे कई सारे संदेश समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया है और हम लोग पीडीए को लेकर चल रहे हैं। इसीलिए पीडीए से घबराई हुई है बीजेपी। और आपने देखा होगा हमारे ओपी सिंह जी ना जाने कहां कहां पहुंच गए थे, जाति धर्म की बात करते थे। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी एक बार अपने जातिगत आधार पर मंत्रियों की पूरी होर्डिंग लगवाई थी देश में कि हमने फला जाति कितने लोगों को मंत्री बनाया, फला जाति कितने लोगों को मंत्री बनाया। तो ये वो लोग हमें जाति के नाम पे हमें जो है बयान देने का काम कर रहे हैं, हमें संदेश देने का काम कर रहे हैं, जिनका खुद जो है ये ऐसा काम करते रहते हैं। इनके पास कई सारे उदाहरण हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पे पीडीए समाज के लोग और जो अगला पीढ़ी थे उसमें सब लोग जो है एकदम पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से जो बीजेपी के लोग बेईमानी कर रहे हैं उसको भी हम लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ। और आपने देखा होगा ट्विटर आप देख लीजिए, लगातार उस पर एक पोस्ट आ रही है कि कौन से बूथ पे बेईमानी होने का काम कर रहे हैं, कहाँ किसको रोकने का काम कर रहे हैं, कहाँ किसको जो है बूथ से बाहर भगा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपके सामने भी हैं। ओपी सिंह जी ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, सभी लोग बातचीत करते रहेंगे। ओपी सिंह जी जरा जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आप मिसयूज कर रहे हैं सर। वैसे कहावत है कि उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है। जैसे समाजवादी पार्टी लड़ी है, जिस तरह से लड़ रही है पिछले चुनाव भी, मैसेज देने की कोशिश अच्छी है, दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए, कोई भी चुनाव जीनत जी होता है, न सत्ता की होती है न पार्टी की होती है। सारे चुनाव जनता की होती है। जनता जनार्दन का जो जनादेश है उसके आधार पर सरकारें बनती है। ये बात और है कि जब आप 2024 में ज्यादा सीटें जीत जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम भी अच्छा है, प्रशासन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा। तब सवाल चुनाव आयोग पर भी नहीं उठाते। और जब आप हार जाते हैं तो आप कहते हैं कि चुनाव आयोग भी गड़बड़ है, प्रशासन भी गड़बड़ है, ईवीएम भी गड़बड़ है, पता नहीं वगैरह क्या क्या करते। डीएम भूल गए आप। हाँ ठीक है, सीएम पीएम सब। मैं सुबह से चैनल पर देख रहा हूँ, सारा चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा, और होगा क्यों नहीं। 2017 से जब से हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है तब से जितने भी चुनाव हुए हैं सब शांतिपूर्ण तरीके से। और जो वीडियो दिखाई जा रही है वो क्या है? अच्छा एक मिनट बोल लेने दीजिए सर, बोल लेने दीजिए। चलिए एक सेकंड सुनिए, ये अच्छा नहीं, एक सेकंड मैं तो बोलूंगी, मुझे क्या बोलना है वो आप मत बताइए। एक सेकंड, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। पैनल में रहिए, आप लोगों का ही प्रोग्राम है, चर्चा कर रहे हैं लेकिन रिस्पेक्टफुली। आप भी थोड़े से शांत रहिए, पूरा दिन बाकी है। बात रखिए, आप जवाब दे दीजिए। तो मैंने कहा कि कौन जीतेगा क्या जीतेगा ये तो आज पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। और 8 तारीख को दिन में 12 बजे तक भी चंचल यादव जीतेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। 12 बजते ये अखाड़ा छोड़ देंगे और कहेंगे कि इसमें ये गड़बड़ी हो गई। अरे आपने ये नहीं देखा, जनादेश को इन्होंने कह दिया कि कुंदर की कटहरी में वोटों की लूट हुई है। इसका मतलब कि जो जनता का जनार्दन का जो जनादेश है उसको आप एक दूसरे चीज से जोड़ रहे हैं। जो चुन करके बेचारा विधायक गया है उसको आप कहते हैं कि जो है वो लूट करके आया है। और आप जो 37 सीट जीत के गए थे तो बिना लूटे चले गए थे, ऐसी बात नहीं है। ये बात सही है कि ये जब चुनाव में गए हैं तो इनको 2-3 बड़े कड़े सवालों का जवाब देना पड़ा है। नंबर 1 कि जिस अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं उनके पिताश्री 2022 से 2024 तक विधायक भी थे, तो मिल्कीपुर के लिए क्या किया? जनता ये भी सवाल पूछ रही है। जनता ये भी सवाल पूछ रही है कि पीडीए की परिभाषा बार बार बदलती क्यों है? जब आप किसी के साथ कोई घटना घटती है तो आप घड़ियाली आंसू बहाते हो, और जब वहां पर अयोध्या में आपके पार्टी का ब्लॉक का अध्यक्ष मोहित खान निषाद की 12 साल की बेटी के साथ रेप करती है तो आप मोहित खान के साथ खड़े जाते हो। कहते कौन मोहित खान? मैं तो जानता ही नहीं। एक सेकंड, आपने कहा छोटी घटना घटती है, तो आप मिल्कीपुर में जो मामला सामने आया आप उसे छोटी घटना कह रहे हैं? क्या मैं सही समझ रहा हूं? छोटी बड़ी जो भी घटना घटती हूँ, मैंने कहा कि जो भी घटनाएं घटती
नजरिया इनके लिए की बात छोटी मैं है। कर सर रहा हूं। नहीं तब वहाँ आप सुन रही बात है। तो आप यहाँ पे तब कह रहे हैं कि उसको आप घर इस से घटना को ही छोटा नहीं चलो, कह रहे हैं। पीडीए की एक बेटी के साथ रेप हुआ है, करने वाला हमारी पार्टी का ब्लॉक का जो है अध्यक्ष है, चले कम से कम उसके घर सांत्वना दे, वो उसके विरोध में मोहित खान बलात्कारी के साथ। वैसे तो ये शर्मनाक होता है कि दुष्कर्म और लड़कियों की हत्याओं पर आप लोग बहुत ही निम्न स्तर की पॉलिटिक्स करते हैं और स्टेटमेंट्स देते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं बात करूंगी, आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है। एक सेकंड, ओपी सिंह जी, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ, आप थोड़ा सा शब्दों का ध्यान जरूर रखिएगा, सुनने में भी। एक बड़ी खबर आ रही है, और ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, चर्चा हमारी जारी है और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। गंगा